नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन चौथा अपना वस्तुओं के समूह बनाना, इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं और जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं। पहले पार्ट में अपने क्या पढ़ा कि वस्तुएं किस किस चीज़ों की बनी होती है। अपने चारों ओर बहुत सारे प्रकार की जो वस्तुएं पाई जाती है, प्लास्टिक की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, लोहे की बनी हुई, तो अपने उनको सारणी में व्यवस्थित कर सकते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो अपने कर सकते हैं कि वो किस किस की बनी है। अभी लकड़ी वाली बनी को अलग लिख दें, अपने लोहे वाली बनी को अपने अलग एक समूह में लिख दें, प्लास्टिक की बनी को अपने एक समूह में लिख दें। इस प्रकार दूसरा प्रकार अपने पढ़ा कि उन वस्तुओं को अपने कि जैसे घर में जैसे काम आती है, कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं काम आती है, कि किचन में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती है, बाथरूम में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती हैं। तो इस प्रकार अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। अगला जो समूह अपने कर रहे थे बात, वो उनके गुणों के आधार पर भी अपने उनके समूह बना सकते हैं। तो गुणों में अपने जो पहला किया था वो किया था दिखावट, कि इसमें अपने क्या पढ़ा कि धातुओं की क्या होती है, एक विशेष चमक होती है और वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं दिखने में। तो अपने उनकी दिखावट के आधार पर भी वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है कठोरता। क्या है? कठोरता, कि जब कई वस्तुएं क्या होती है, कोमल होती है और कई वस्तुएं क्या होती है, कठोर होती है। उनको अपने हाथ लगाने से, देखने से पता चल जाता है। जैसे रुई है, रुई को आप पकड़ के हाथों में लोगे तो आपको पता चल जाता है आसानी से कि ये क्या है, कोमल है। रुई क्या है? कोमल है। रुई क्या है? कोमल है। लेकिन कुछ पदार्थ को बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जैसे लकड़ी को देखो, लोहे को देखो, तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इनको अपने कोमल या कठोर के आधार पर भी अपने इनको समूहों में बांट सकते हैं। कठोर में देखो कि धातु की कोई भी चाबी बनी हो, लकड़ी की कोई वस्तु बनी हो, एल्युमिनियम की बनी हो, पत्थर का कोई टुकड़ा हो, कील हो, चौक हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? कठोर के अंतर्गत आती है। लेकिन जो रुई है ये किस में आती है? कोमल में आती है। तो दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, कि उनकी चमक होती है, कठोर होते हैं, वो खुरदरे होते हैं और चीकने भी हो सकते हैं। तो क्या आप इन अन्य गुणों के बारे में अपने सोच के और उनकी दिखावट को देखते हुए अपने उनका समूह बांट सकते हैं, कि कौन से कठोर हैं, कौन से कोमल हैं, किनकी चमक है, उनको अपने अलग समूह में बांट दें। कि जिनका जो पक्ष है वो ऊपर वाला जो होता है वो चीकना हो उनका अक्ष, तो उनको अपने अलग समूह में बांट दें। तो इस प्रकार भी अपने वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विलय या अविलय, कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो क्या होती है, दूसरे पदार्थों में या जल में विलय होती है, लेकिन कुछ अविलय होती है। तो इस आधार पर भी अपने उनका समूह बना सकते हैं। जैसे आप क्या करो कि एक पानी के 2 बीकर ले लो, एक बीकर में भी पानी, दूसरे बीकर में भी पानी डाल दिया। एक में क्या करो आप चीनी, एक में चीनी डाल दो और दूसरे में क्या करो, रेत डाल दो। एक में चीनी और दूसरे में रेत डाल के और उस पानी को आप क्या करो, हिलाओ। किसी भी दूसरी वस्तु की सहायता से, चम्मच, कड़छी या किसी भी चीज़ की सहायता से आप उसको हिलाओ। काफ़ी टाइम हिलाने के बाद आप क्या देखोगे कि जो चीनी है, चीनी वाला है वो पानी में क्या होगी, विलय होगी, पूरी घुलनशील होती है चीनी, विलय होगी, पानी और चीनी एक होगी। लेकिन जो रेत है उसके वो क्या है, वो पानी में विलय नहीं होती। रेत क्या होती है, पानी में अविलय होती है। तो इस प्रकार आप 2 समूह बना सकते हो, इधर जैसे विलय का, इसमें अविलय का। विलय और अविलय के 2 समूह बना सकते हो, कि विलय वाले में घोल के देखते रहो कि पानी में क्या क्या चीज़ें घुलती है। जैसे चीनी घुलती है तो चीनी विलय में होगी, रेत नहीं घुलती तो रेत अविलय में होगी। इसी प्रकार अन्य चीज़ें भी आप लेकर उनका प्रयोग करके आप इनका एक समूह बना सकते हो। विलय की अलग से और अविलय की अलग से सारणी बना सकते हो। तो ये तो अपने बात की थी, वो किसकी की थी, केवल उसकी ठोस पदार्थों की थी। जो चीनी है ये भी ठोस है और जो रेत है वो भी क्या है, ठोस है। नमक भी क्या होता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन बालू नहीं घुलती, चौक पाउडर भी नहीं घुलता, लकड़ी का बुरादा, ये चीज़ें क्या होता पानी में नहीं घुलती। तो ये अपने ठोस पदार्थों की बात कर रही हैं कि ये जल में घुलती है या नहीं। ठोस के अलावा द्रव और गैस की भी अपनी बात कर सकते हैं। द्रव की बात करें तो अपने क्या लें, कि आप पानी के वही 2 गिलास ले लो। एक में क्या करो, सरसों का तेल जहाँ मिट्टी का तेल डाल दो और दूसरे में आप सिरका डाल के देखो
या नींबू का रस डालकर देखो तो आप क्या देखोगे कि जो मिट्टी का तेल या सरसों का तेल है ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जो सिरका या नींबू का रस है ये पानी में घुलनशील है। तो इस प्रकार द्रव पर भी आप ये प्रयोग दोहरा सकते हो कि ये इसमें घुलते हैं और ये इसमें नहीं घुलते। तो इसी प्रकार वे पदार्थ जो जल में विलय हैं और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते और काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी वह जल में लुप्त नहीं होते, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अविलय कहलाते हैं। और जो घुल जाते हैं आसानी से पूर्णतः वे क्या कहलाते हैं? जल में विलय कहलाते हैं। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उन्हें अपने क्या कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ और सिरका हुआ, तो ये क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ कितना भी अपने प्रयास कर लें, उसको कितना भी अपने विलोड़ित कर लें, जल को हिला लें, लेकिन फिर भी वो जल में लुप्त नहीं होते, तो वे क्या कहलाते हैं? अविलय पदार्थ कहलाते हैं। मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, रेत, ये सारे क्या हैं? जल में अविलय पदार्थ हैं। तो अपने इसकी बात कर ली, ठोस की बात भी कर ली, अपने द्रव की बात भी कर ली। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो क्या आता है? गैस। तो जो गैसें हैं ये भी क्या होती है? जल में घुलनशील होती है, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जल के अंदर जल में से ही वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। जल से ही वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो यदि जल में वो गैसें घुलनशील है तो ही तो वो जल में ऑक्सीजन गैस मिली, जल में विलीन हुई और वो उन्हीं जंतुओं तक, पादपों तक उनको जीवित रहने के लिए फिर वो उनको मिली। लेकिन इसी से अपने समझ सकते हैं कि जो गैसें हैं वे भी क्या होती है? जल में घुलनशील होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि जो वस्तुएं हैं ये क्या है? जल में तैर या डूब सकती है। कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती है, कुछ वस्तुएं जल में डूब भी सकती है। तो ये उनके हल्के और भारी होने पर ही निर्भर करता है कि जो हल्की वस्तुएं होती है वो तो क्या होती है? जल में ऊपर तैरती रहती है, लेकिन जो भारी वस्तुएं होती है वो क्या हो जाती है? जल के अंदर पैंदे में जाकर बैठ जाती है, डूब जाती है। ये देखो कि एक पानी का बीकर लेकर उसमें आप काफ़ी चीज़ें डालो, जैसे चापी डाली, भारी होने के कारण वो नीचे चलेगी। छिलके डालोगे आप प्याज के तो वो क्या होंगे? ऊपर तैरते रहेंगे, वो हल्के होते हैं। तो जो चीज़ें हल्की होगी वो तो क्या होगी? जल के ऊपर तैरती रहेगी, और जो भारी होगी वो जल के नीचे पैंदे में जाकर बैठ जाएगी। इसके बाद देखो अगले जो गुण हैं पदार्थों के वो आपके पारदर्शिता के बारे में है। इसमें आपको 3 भागों में बांटा गए हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारवाशी। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में से आप आमने सामने देख सकते हो तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच में आप आमने सामने देख सकते हो। खिड़की होती है जैसे लगी उनकी बस की, कार की, गाड़ी के जो खिड़कियां लगी होती है कांच की, उसके आप अंदर बाहर देख सकते हो, तो ये क्या है? पारदर्शी हैं। लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते, वे क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी में आप कोई भी कठोर लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, तो इनके आप अपने आँख के आगे लकड़ी का टुकड़ा रख के आप अगली साइड कोई चीज़ देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो फिर ये किस में आते हैं? अपारदर्शी में आते हैं। जो तीसरे हैं वो क्या है? पारवाशी। इस चित्र में देखो जैसे दर्शाया गया है, ये क्या है? पारवाशी। इसमें क्या होता है कि आप देख भी सकते हो कुछ हद तक, लेकिन सारी आप चीज़ें हैं उनको नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला सा आप देख सकते हो, तो वे क्या कहलाते हैं? पारवाशी कहलाते हैं। ये देखो ये पारदर्शी और ये कौन सा हो गया फिर? अपारदर्शी। आप जिस दुकान में देखते हो जो बोतलें रखी होती है जिसके अंदर सामान रखा होता है, टॉफियाँ, चॉकलेट वगैरह, तो वो जो दर्पण होते हैं, वो जो बोतलें होती है वो कौन सी होती है? पारदर्शी होती है। क्योंकि आप बाहर खड़े ही देख सकते हो कि दुकान में इस कलर की ये टॉफियाँ, ये चॉकलेट पड़ी है। तो क्यों देख सकते हो? क्योंकि वे दर्पण जो बोतलें हैं वो क्या हैं? पारदर्शी हैं। तो अपारदर्शी में आप बिल्कुल नहीं देख सकते और पारवाशी में आप देख सकते हो, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। पारवाशी में जैसे देखो इसने क्या लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो उन्हें क्या कहते हैं? पारवाशी कहते हैं। कागज पर जैसे आप तेल का कोई कागज है उस पर कोई तेल या डिब्बा लगाकर उसमें से आप देखने का प्रयास करोगे
तो आपको कुछ कुछ दिखाई देगा। तो ये क्या है, पारभाषी का उदाहरण है। तो हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी के समूह में बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। तो टॉर्च का स्विच ऑन करने हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह जानना चाहती है कि क्या वह हथेली अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभाषी है। तो इसमें जो टॉर्च को आप ढकोगे हथेली से, तो फिर वो क्या होगी, हथेली किसका काम कर रही है, अपारदर्शी का काम कर रही है। तो पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। कोई जल में घुलनशील होता है, कोई जल में घुलनशील नहीं होता। कोई कठोर होता है, कोई कोमल होता है। कोई जल में तैर सकता है, कोई जल में डूब सकता है। तो कोई पदार्थ पारदर्शी हो सकते हैं, कुछ अपारदर्शी या कुछ पारभाषी हो सकते हैं। तो पदार्थों को अपने समूह बनाने के लिए अपने बहुत सारे गुण इसमें पढ़ लिए। अपने इनके अकॉर्डिंग किसी भी गुण को लेकर अपने पदार्थों के समूह बना सकते हैं। तो हमें पदार्थों का समूहों को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अपने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। क्यों दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि यदि सारा ही जो सामान है वो एक ही जगह पड़ा हो तो अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत आए अपने दैनिक जीवन में। इसीलिए अपने पदार्थों का समूह किया होता है कि रसोई की चीज़ें रसोई में, अपने पढ़ने वाली चीज़ें अलग कमरे में, बाथरूम वाली चीज़ें बाथरूम में हैं। तो अपने को उन चीज़ों को ढूंढने में बहुत आसानी होती है। लेकिन यही बात यदि अपने पदार्थों का भंडारण न करें तो अपने सभी चीज़ें एक ही जगह पड़ी हो, एक ही कमरे में पड़ी हो, तो अपने उसमें से ढूंढना अपने को बहुत ही दिक्कत का काम है। इसी तरह दुकान पर जो पंसारी की दुकानें होती है उन पर जो सारे जो सामान है वो अलग अलग जगह एक भंडारित किए होते हैं कि खाने वाली चीज़ें, बिस्कुट, जो बाकी मिर्च मसाला है वो अलग अलग सभी जगह रखे होते हैं। तो उनको दूसरे ग्राहकों को वो चीज़ें देने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसीलिए अपने दैनिक जीवन में सुविधा रखने के लिए अपने को उन पदार्थों का समूह बनाना आवश्यक होता है। तो अपने पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उनके गुण के अनुसार बना सकते हैं। तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में रखकर बांटकर अपने गुणों का अध्ययन भी कर सकते हैं। उनके गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना अपने लिए सुविधाजनक हो सकता है। तो ये आपका जो चैप्टर था पदार्थों का समूह में बांटना, वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटना, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।